नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क के बारे में। तो जानते हैं नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क एक कंप्यूटर्स की श्रृंखला है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मतलब कि नेटवर्क को इस तरीके से समझ सकते हैं कि 4-5 कंप्यूटर्स का ग्रुप जो एक दूसरे से कनेक्ट है वो नेटवर्क कहलाएगा। और नेटवर्क को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 5-6 कंप्यूटर्स का ग्रुप है जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से और अपना डेटा एक से दूसरी जगह शेयर कर रहा है या अपने कोई डिवाइसेस हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रिंटर एक कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है बट बाकी कंप्यूटर पे भी उसका एक्सेस बन जाता है। वो नेटवर्क के थ्रू होता है, प्रिंटिंग शेयरिंग के थ्रू। तो यही नेटवर्क क्या चीज है। नेटवर्क मेनली है कि आपका बहुत सारे कंप्यूटर की श्रृंखला नेटवर्क है। मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कई सारे कंप्यूटर हैं जो कि एक चीज से कनेक्टेड है। हमने इसे मान लिया राउटर। मान लीजिए यह है राउटर और इस राउटर से इतने सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं आपस में। और कंप्यूटर के साथ में मोबाइल डिवाइस भी कनेक्ट है या कोई और चीज कनेक्ट है, प्रिंटर कनेक्ट है। ऐसे ही सब जो कनेक्ट है ये पूरा एक बनाएगा आपका नेटवर्क। अब जो वायर के थ्रू कनेक्ट होता है नेटवर्क और जो सिर्फ हमारे होम होम के लिए होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि होता है लैन। जो सिर्फ हम होम होम में यूज करते हैं लैन वायर के थ्रू कनेक्ट करके। इसकी स्पीड 10 Mbps से 1 Gbps तक होती है अगर आप गीगा फाइबर का यूज कर रहे हैं तो। अब इसके बाद बात आती है मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसमें क्या होता है। इसमें होता है पहले तो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क था जो कि सिर्फ हमारे घर में जितने कंप्यूटर कनेक्ट थे उनसे नेटवर्क बन रहा है। और दूसरे वाले में होता है कि आपकी एक सिटी है उसमें जितने कंप्यूटर कनेक्ट हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंटरनेट शेयर किया जा रहा है वहां पर। और राउटर के थ्रू वो कनेक्शन बना रहे हैं। राउटर और स्विचर के थ्रू कनेक्शन बन रहा है जिससे सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं। तो ये था आपका मैन। ठीक। और उसके बाद आपका आता है थर्ड वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क एक कंट्री क्या देख सकते हैं आप, पूरे वर्ल्ड वाइड में देख सकते हैं आप। मतलब कि जहां एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे इंटरनेट कनेक्ट होता है। जैसे कि मैंने आपने अगर मेरे इंटरनेट वाली वीडियो पहले देख रखी है तो उसमें मैंने बता रखा है कि वायर्स बिछी हुई हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में जिसके थ्रू डेटा का आदान प्रदान होता है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी देश है वहां से वायर बिछी हुई है। जैसे कि यह यहाँ से यहाँ वायर बिछी है, यहाँ से यहाँ वायर 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 है, यहाँ वायर है। इस तरीके से इस तरीके से ये पूरा वाइड एरिया नेटवर्क में आया जिसमें बहुत सारी चीजें कवर की गई हैं। तो ये है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे नेटवर्क कि हम कैसे कर सकते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग और पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारा कोई सिस्टम है मान लीजिए। ठीक। अब हमारे पास कोई सिस्टम है, हम चाहते हैं कि हम उस सिस्टम के डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं अपने सिस्टम में एक पोर्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट से कहीं से भी उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब मत ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया बट अब हम थोड़ा थोड़ा सिंपल और समझते हैं कि पोर्ट क्या होते हैं। सबसे मेन चीज ठीक। और जो पोर्ट होते हैं जैसे कि आपके यूएसबी लगाने के लिए पोर्ट होते हैं कंप्यूटर पे, ऐसे आपके सिस्टम के अंदर वर्चुअल पोर्ट्स होते हैं। तो उन्हें फॉरवर्ड करना ही पोर्ट फॉरवर्डिंग कहलाता है सिंपली। ओके। अब देखिए ये जो पोर्ट्स होते हैं ये होते हैं 65,535 पोर्ट्स आपके सिस्टम के अंदर जिनका अलग अलग वर्किंग होता है जिसमें से 1000 पोर्ट्स आपके लिए मेन होते हैं। ठीक। अब देखिए अब मान लीजिए आपने अपने सिस्टम में डाला जैम्प जैम्प अपाचे सर्वर। ओके। अब उसका आपने अपने सिस्टम में डाला और यूज कर रहे हैं। बट इसमें क्या होगा कि जो आपकी लोकल एरिया है सिर्फ आपकी जो साइट है वो सिर्फ उतने में चलेगी जितने में आप में वाईफाई कनेक्ट होंगे। जो वाईफाई आपसे कनेक्ट होंगे सिर्फ उन्हीं के सिस्टम में आपकी साइट वर्क कर पाएगी। बट आप चाहते हैं अपनी साइट को ले जाना आउट ऑफ द नेटवर्क। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग का। पोर्ट फॉरवर्डिंग में बेसिकली क्या होता है आपका जो सिस्टम होता है उसके एक पोर्ट को आपके लैन से आपके वैन की तरफ ले जाया जाता है।
ये मान सकते हैं हम हमारे जैसे घर में कई सारे दरवाजे होते हैं, ऐसी कोई एक दरवाजा आपके सिस्टम का, कोई एक पोर्ट आपके सिस्टम का ओपन कर दिया जाता है, ठीक, जिससे आपका सिस्टम डेटा का आदान प्रदान कर पाता है, मतलब कि उसमें डेटा आ भी पाता है, डेटा जा भी पाता है। तो इसीलिए हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग की जरूरत पड़ती है। अब जानते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग होती कैसे है मेनली। तो देखो, पोर्ट फॉरवर्डिंग करने के ना कई सारे तरीके हैं, या आप राउटर से कर सकते हो या आप वीपीएन से कर सकते हो। अब राउटर और वीपीएन में फर्क कहाँ गया, देखिए जो राउटर होता है ना, कई राउटर ऐसे होते हैं जिन पे आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं मिलती है, राउटर में ऑप्शन नहीं होता है। बट कई बार ऐसा होता है जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है वही आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं देता, आपका राउटर तो सपोर्ट करता है बट आपका इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं दे रहा आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग। ओके, ओके, तो जब आप यहाँ आ जाएंगे तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पर, अब देखिए ये है मेरे राउटर का पेज, अब आपको कैसे पता चलेगा ये, इसके लिए आपने सिंपली आना है यहाँ पर अपने टर्मिनल में, और उसके बाद आपने लिखना है आईपी कॉन्फ़िग। इसके बाद आप नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा इथरनेट अडेप्टर इथरनेट। इसमें आपको डिफॉल्ट गेटवे मिलेगा आपका, जो वही आपका क्या होगा, राउटर का आईपी एड्रेस मिलेगी, राउटर का आपका डिफॉल्ट गेटवे, जिससे आपका ये पेज खुलेगा राउटर का। ओके, तो अब आपने क्या करना है, फिर सिंपली आपने आना है फॉरवर्डिंग पे। ओके, फॉरवर्डिंग पे आपने करना है ऐड न्यू, और यहाँ पर आपने वो पोर्ट दे देना है जो आप फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं, जैसे कि मैं 444 फॉरवर्ड करवाना चाहता हूँ, और किस आईपी पे, तो आईपी आपको यहाँ मिल जाएगी, ये रही 192.168.0.103। तो मैंने ये आईपी सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे आप इंटरनल कौन सा पोर्ट फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं, तो वो पोर्ट आपने यहाँ सिलेक्ट करना है। फिर प्रोटोकॉल यूडीपी या टीसीपी, तो मैं ऑल रहने देता हूँ, और बाकी चीजों को आपको नहीं छेड़ना और इसे कर लेना है सेव। जैसे आप ये करेंगे आपका पोर्ट हो जाएगा फॉरवर्ड, बट मेरे केस में ये नहीं होगा क्योंकि मेरा इंटरनेट प्रोवाइडर मुझे पोर्ट फॉरवर्डिंग फराहम नहीं करता है। तो अगर मैं यहाँ आऊंगा, इससे पहले मैं एक बार सिंपली अपने पोर्ट को ट्रेडिंग पे लगा देता हूँ। तो देखिए डाउनलोड्स में मैं आया, और यहाँ पर मेरा कंप्रेस्ड ये रहा मेरा, और लिसनर। अब यहाँ पे मैं अपने पोर्ट को लगा देता हूँ 4444 को स्कैनिंग। ओके, लिसनिंग पे लगा दिया, बिना लिसनिंग पे लगाए हुए आपका पोर्ट दिखाएगा नहीं आपको। अब लिसनिंग पे लगाने के बाद आप सिंपली यहाँ आएंगे, इसके बाद आपने सिंपली क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है कैन यू सी मी .org। देखिए ये एक साइट है जो कि पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में आपको बताएगी आपका पोर्ट फॉरवर्ड है या नहीं। तो 4444 मैंने लिखा और किया चेक पोर्ट, तो देखिए थोड़ा सा टाइम लगाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर इसने दिखा दिया कि मेरा पोर्ट फॉरवर्डेड नहीं है। अब मान लीजिए आपका ये पोर्ट फॉरवर्डेड नहीं है, तो अब आप पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे कैसे। तो इसके लिए सिंपली आपने आना है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखना है फ्री, सॉरी दो तरीके हैं बट मैं भी आपको एक तरीका बताता हूँ पहले। तो आपने सिंपली यहाँ पर आकर के लिखना है पोर्ट मैप .io। ये आपको लाइफ टाइम फ्री पोर्ट फॉरवर्डिंग देता है, और मैं दूसरी ट्रिक भी आपको बताऊंगा बट उसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं है क्योंकि वो आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपने करना है सिंपली रजिस्टर। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ रजिस्टर जल्दी से। तो ये वीडियो में भी यहाँ पे, ओके, तो यहाँ मैं कर चुका हूँ रजिस्टर। और जब आप यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे तो इसके बाद सिंपली आपने आना है कहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर बनाना है एक कॉन्फ़िगरेशन नया। तो मैं पुराना डिलीट कर देता हूँ अपना। ओके, तो आपने यहाँ पर आने के बाद सिंपली क्या करना है, क्रिएट न्यू कॉन्फ़िगरेशन पे टैप। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम कुछ भी देना है, हम देते हैं एनडी। ओपन वीपीएन का हम यूज करने वाले हैं, पोर्ट हम टीसीपी फॉरवर्ड करेंगे, कमेंट आप कुछ भी दे सकते हैं, और कर देंगे जनरेट। तो जनरेट करने के बाद ये देखिए जनरेट हो चुका है, और इसे हम कर लेते हैं डाउनलोड। डाउनलोड हो चुका है ये, और इसे कर देते हैं हम क्रिएट। तो ये हो चुका है पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट। इसके बाद आना है मैपिंग रूल पे, और जो पोर्ट आप अपने सिस्टम को फॉरवर्ड करना चाहते हैं उसे आपको यहाँ सेट करना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं क्रिएट न्यू रूल। और देखिए ये सारे ऑप्शन आपने ऐसे ही रहने देने हैं, बस आपको यहाँ पे पोर्ट देना अपने पीसी का। तो मैं 4444 दे देता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ। तो देखते हैं ये क्या होता है। तो ये वाला पोर्ट ऊपर वाला किसी ने पहले से ही ले रखा है, तो 456 3 दे दिया मैंने यहाँ पर। तो ये देखिए 4563 पे हो चुका है, ये बन चुका है मेरा।
अब आपको इसे सेटअप कैसे करना है, इसके लिए आपने गूगल पे आना, लिखना है ओपन वीपीएन। देखिए यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर कम्युनिटी डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं कम्युनिटी डाउनलोड्स में हम सिंपली, और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको विंडोज के लिए मिल जाएगा सिंपली। ये देखिए विंडोज 10 का ये रहा, इस पे हमने टैप किया और यूजर डाउनलोडिंग स्टार्ट। अब इसे हम कर लेंगे इंस्टॉल सिंपली। ओके, ये होने वाला है इंस्टॉल। नेक्स्ट और फिनिश। ये देखिए फिनिश कर दिया हमने। अब हम इसको करते हैं शो इन फोल्डर, और ये जो हमारी फाइल है इसको हम करेंगे कॉपी और जाएंगे सी ड्राइव में। सिंपली हमारा सी ड्राइव में जाने के बाद हम जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ पे ओपन वीपीएन होगा, ये रहा। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के इस फाइल को हम कर देंगे पेस्ट। तो ये मैंने किया फाइल पेस्ट। अब जब आप अपने ओपन वीपीएन को रन करेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ डेस्कटॉप में यहाँ पे होगा ओपन वीपीएन, ये रहा। इस पे जब आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा आइकन आ जाएगा, और इसके बाद जब आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो कनेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये हो चुका है कनेक्ट। ये देखिए ग्रीन कलर का आ जाता है कनेक्ट होने पे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली इसको करते हैं स्टॉप। ओके, तो अब देखिए अगर यहाँ पर आप सिंपली वो कोड डालते हैं, कौन सा वाला, जौन सा भी हमने फॉरवर्ड किया था, ये 4563, और करते हैं स्टार्ट। और अगर आप यहाँ पर आकर चेक भी करेंगे तो भी वो पोर्ट यहाँ पर आपको ओपन नहीं दिखाएगा। ये मैं आपको दिखाया था एक बार, क्योंकि ये ऐसा होता है कि आपके सिस्टम की जगह आपके सिस्टम के पोर्ट को ट्रांसफर करता है कहीं और, जिसमें कुछ चेंजेस की वजह से ये आपका जो पोर्ट है नहीं ले पाता, पोर्ट मैप डॉट आई नहीं शो करता। ओके, बट ये जो पोर्ट है ये फॉरवर्डेड हो चुका है। अगर आप इस पोर्ट का यूज लेंगे तो ये 100% वर्क करेगा। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। है आईपी एड्रेस के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने पहले नेटवर्क के बारे में जाना, नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट कैसे वर्क करता है। तो आज हम बात करते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। तो चलिए जानते हैं। आईपी एड्रेस को जानने से पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए ये 4 पीसी हैं एक राउटर से कनेक्ट हुए, क्योंकि नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक, अब क्या हुआ, पीसी 1 ने यहाँ से एक फाइल सेंड की, ठीक, किसको, पीसी 4 को। ये फाइल गई राउटर में। अब राउटर को कैसे पता कि वो फाइल पीसी 4, ये है पीसी 4 और इसको भेजना है। वो हो सकता है यहाँ भेज दे, यहाँ भेज दे, कहीं भी भेज दे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं आईपी का, ताकि हर बंदे को आईपी मिल जाए एक एक, जिससे कि हर किसी का वेरिफिकेशन हो पाए। अब जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ, आपके घर पे कोई मेल आता है, सॉरी कोई लेटर आता है आपके घर पे, ठीक, तो वो कैसे आता है, वो आपका लेटर लेके आता है आपका पोस्टमैन। उसे कैसे पता कि आपका घर यही वाला है, कोई दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो आपके मेल के ऊपर लिखा हुआ, या आपके मेल या लेटर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये इस बंदे का एड्रेस है, और फिर वहां जाकर के वो देखेगा कि हाँ यही एड्रेस है उस बंदे का, और आपको आपका जो लेटर है वो दे देगा। ठीक, ऐसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, ये काम करता है आपका आईपी। कंप्यूटर में आईपी का यूज होता है पता लगाने के लिए अलग अलग सिस्टम का। ठीक, और देखिए क्या है, आईपी और पीछे लिखा रहता है एड्रेस। तो आईपी, मैं आईपी ये लिख रहा हूँ, आईपी एड्रेस। ठीक, अब ये जो एड्रेस हमें पता चल रहा है कि आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट के प्रोटोकॉल का एड्रेस। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ क्या होता है, जब हम पीसी 1 कोई फाइल सेंड करता है तो क्या होता, मान लो एक हाई भेजा उसने, HII। ठीक, तो ये हाई क्या होगा, ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और बन जाएगा पैकेट के रूप में। तो ये ऐसे नहीं जाएगा हाई पूरा, ये अलग अलग पैकेट्स में जाएगा हाई बन करके।
और आगे पीछे हो सकता है, ये एच बीच में हो सकता है ये, बट राउटर पे जाने के बाद, राउटर से निकलने के बाद यहाँ तक पहुंचते समय वो वापस से ठीक हो जाएगा, हाई ही बन जाएगा पूरा, और इस सिस्टम में शो हो जाएगा। अब इस सिस्टम में कैसे शो होगा, क्योंकि इस सिस्टम की जो आईपी है 192.168.1.4, तो इसने पैकेट में लगा रखी है, फिर वो आईपी पे ही जाएगा, उसे पता है। और जब यहाँ आ जाएगा तो इसे पता चल जाएगा किसने भेजा है, क्योंकि यहाँ से आया है उसका आईपी भी वहां पर लिखा रहता है। जैसे कि अगर हमें कोई पोस्ट करता है तो उसको भी अपनी आईपी लिखनी पड़ती है, ताकि अगर पैकेट किसी वजह से नहीं पहुंचता तो आपको वापस मिल जाए। ऐसे ही यहाँ पे भी है, ठीक। अब ये चलता है दो प्रोटोकॉल में चलता है, एक में चलता है आपका टीसीपी और एक होता है यूडीपी, ठीक। टीसीपी और यूडीपी ये दो आपके प्रोटोकॉल हो गए। अब जो टीसीपी होता है वो होता है आपका स्लो स्लो प्रोटोकॉल, और यूडीपी होता है आपका फास्ट प्रोटोकॉल। और ये जो टीसीपी होता है वो होता है आपका सेफ प्रोटोकॉल, ये उतना सेफ नहीं होता, ठीक। ये रिलायबल होता है, ये उतना रिलायबल नहीं होता है, ठीक। और देखिए क्या होता है, जब आप टीसीपी से कोई चीज भेजोगे, तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। अगर आप टीसीपी से कोई इमेज भेजोगे, एक सेकंड, ओपन हो रही इमेज। और टीसीपी से अगर आप कोई पैकेट भेजोगे तो देखिए यहाँ पे थ्री वे हैंडशेक हो रहा है। पहले कनेक्शन बना, फिर एक हैंडशेक आया, फिर एक रिक्वेस्ट गई, फिर एक रिस्पॉन्ड आया। इस तरीके से इसमें वर्क कर रहा है, थ्री वे हैंडशेक का यूज होता है। और यूडीपी में क्या होता है, आपकी रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स आया, इस वजह से फास्ट होता है। इसमें क्या होता है, वेरिफिकेशन होती है पूरी, तब ये कनेक्ट होता है। इसके डिफरेंस को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये देखिए, स्लो बट रिलायबल ट्रांसफर, फास्ट बट नॉन गारंटीड की, तो जो आपने पैकेट भेजा है वो वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, कोई गारंटी नहीं उसकी, और सबसे फास्ट होता है ये। अब देखिए, टिपिकल एप्लीकेशंस ईमेल और वेब ब्राउजर में इसका यूज होता है। और टिपिकल एप्लीकेशंस वो आईपी मतलब इंटरनेट कॉल, जैसा आप व्हाट्सएप से कॉल करते हो, या म्यूजिक स्ट्रीमिंग। और यहाँ पे देखिए यूनिकास्टेड मतलब एक, और यहाँ पे यूनिकास्टेड बहुत सारे एक साथ ही कनेक्ट कर सकता है, ठीक। ये देखिए इतने सारों को ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, ये सब कुछ कर सकता है यूडीपी प्रोटोकॉल। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे यूडीपी और टीसीपी के बीच का अंतर। और बेसिकली सबसे ज्यादा यूज जो होता है अभी टीसीपी ही होता है हमारे सिस्टम पे। यूडीपी का भी किया जाता है कई चीजों में, कि सॉक्स क्या है और इसका यूज क्यों करना चाहिए। तो देखिए, जैसे प्रॉक्सी है वैसे ही आपका सॉक्स भी है, बट सॉक्स थोड़ा एडवांस होता है। इसमें जो आपको है एसएसएल, एचटीटीपीएस सब कुछ मिलता है। और ये जो होता है आपको किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए मिल जाएगा, किसी स्पेसिफिक जगह के लिए मिल जाएगा। बट जो प्रॉक्सी होती है वो आपको किसी कंट्री के लिए मिलेगी, जैसे कि आपने ले लिया इंडिया की कंट्री का या किसी और कंट्री का। बट जो ना आपको सॉक्स मिलेगा वो किसी एरिया का मिलेगा, एकदम है। तो ये क्यों यूज किया जाता है, सॉक्स जो है कार्डर द्वारा ज्यादातर यूज किया जाता है फ्रॉड्स के लिए। और ये काफी सेफ रहते हैं इससे, सॉक्स का यूज करने के बाद। तो सॉक्स सेफ्टी के लिहाज से काफी अच्छा है। कई सारे पेड सॉक्स आते हैं जो कि आप बाय कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कार्डिंग करिए, क्योंकि ये काफी इलीगल चीज है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बैनर ग्रैबिंग के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या है बैनर ग्रैबिंग। तो बैनर ग्रैबिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप किसी के साइट के रिस्पॉन्स से या उसके किसी एरर से या उसके बिहेवियर से पता लगा सकते हैं उसके सर्वर के बारे में, कि उसका सर्वर क्या है, कौन सा वर्जन का है और कौन सा सर्वर है उसका, ठीक। तो इसे हम कहते हैं बैनर ग्रैबिंग। तो ये दो टाइप में आती है, एक आती है आपकी एक्टिव और एक आती है पैसिव। अब एक्टिव बेस्ड जो बैनर ग्रैबिंग होती है उसमें हम किसी टूल का यूज करके उस साइट के बारे में पता लगाते हैं कि ये कौन सा सर्वर यूज कर रही होगी। बट जो पैसिव है इसमें क्या होता है, हम साइट पे डायरेक्ट कुछ कमांड इंजेक्ट करके देखते हैं कि एरर के लिए देखते हैं कि ये हमें दिखाएगा एक एरर, जिसमें वो खुद बता देता है, रिवील कर देता है कि मेरे इस सर्वर में ये एरर है। तो उसी के साथ में वो हमें एरर के साथ में हमें बता देता है उसका सर्वर कौन सा है। तो एक बार देख लेते हैं हम थोड़ा पैसिव को। तो ये देखिए, ये है एक साइट वन वेब, इसका यूज लेकर के आप क्या कर सकते हैं कि टेस्ट कर सकते हैं इन साइटों को। तो यहाँ मैं आया और यहाँ पर ये देखिए, अब मुझे पता करना है इसका सर्वर कौन सा है। तो मैं इसके लिए करूंगा एक बैक स्लैश और यहाँ पर लिख दूंगा ओके 123, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं 123 लिख के देखता हूँ।
और यहाँ पर एक 404 का एरर आया। 404 का पेज नॉट फाउंड का एरर होता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद आपने जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, सर्वर हमें मिल चुका है, हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। तो सर्वर और वर्जन दोनों चीज हमें पता चल चुकी है यहाँ। और यहाँ से देख लीजिए, आपको उसके बारे में और अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके लिए कोई एक्सप्लॉइट मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये है NGINX का सर्वर 1.4.1 इसका वर्जन है। तो इस तरीके से आपकी साइट पर अटैक भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वाला हूँ कुकीज के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कुकीज के बारे में, तो आज हम जानेंगे कुकीज क्या होती हैं। तो देखिए क्या होता है, जब आप किसी भी साइट पे लॉगिन करते हो तो वो एक सेशन जनरेट करता है आपके ब्राउजर में। जिस सेशन से जब भी आप दोबारा अपने ब्राउजर पे जाते हो तो आपको आईडी पहले से ही लॉगिन मिलती है, तो वो होता है इस सेशन के थ्रू। तो इस सेशन को ही कुकी कहते हैं मेनली। और इन कुकीज का कई जगहों पर यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपकी कुकी को किसी बंदे ने ग्रैब कर लिया तो वो विदाउट यूजर नेम और पासवर्ड उस कुकी के यूज से लॉगिन कर सकता है आपकी आईडी से, बहुत ही इजीली तरीके से। बशर्ते वो कुकी तब तक चालू रहेगी जब तक आपने अपने वहां से लॉग आउट नहीं किया। अगर आप लॉग आउट कर दोगे तो कुकी बंद, और उसके वहां से भी लॉग आउट हो जाएगा। अब बेसिकली एक कुकी क्या होता है, ब्राउजर में सेव होती है, जिसके थ्रू आप कहीं भी लॉगिन करते हो या कहीं भी जाते हो, कोई भी चीज सर्च करते हो तो उसके ऊपर आपकी निगरानी रखी जाती है अलग अलग कंपनीज द्वारा। उसी की तरह आपको फिर ऐड दिखाई जाती है। जैसे आपने देखा अमेजोन विजिट किया, अमेजोन में एक टूल देखा कोई भी अच्छा सा, वही टूल की ऐड हर जगह आने लग गई। वही चीज के ऊपर हर जगह रेसबेरी पाई देखा, उसी की ऐड हर जगह आने लग गई। तो ऐसा क्यों होता है? कुकीज की वजह से होता है। आपके ऊपर जानकारी रख ली जाती है, आपको क्या क्या चीजें आप देख रहे हैं, क्या क्या चीजें आप विजिट कर रहे हैं, उसके बाद वही चीजें आपको आगे अलग अलग जगहों पे दिखाई जाती है। तो बेसिकली कुकीज क्या करती हैं, जो होता है आपका यूजर नेम पासवर्ड रख करके एक नया सेशन क्रिएट करती है। कुकीज क्या करती है, जो भी आप विजिट करते हैं साइट, उन सबका एक डेटाबेस अपने पास छोटा सा रखती है कैश मेमोरी में, अपने कैश में। एक मैं आशा करता हूँ आप कुकीज का समझ गए होंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कुकीज कैसे ग्रैब की जाती है। बात करेंगे डीएनएस के बारे में। जी हाँ, डीएनएस के बारे में। तो चलिए जानते हैं डीएनएस क्या है। तो आपने देखा होगा, जब भी आप कभी अपना ब्राउजर ओपन करते हैं और उसके बाद किसी साइट पे जाना होता है तो उस पे लिखते हैं google.com या youtube.com, उसका यूआरएल लिख देते हैं और एंटर करते हैं। तो ये जो आप छोटा सा लिखते हैं google.com, youtube.com, यही है आपका डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। अब ये डीएनएस की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्या है वर्क इसका? देखो, आपने यहाँ पे google.com लिखा तो कभी भी आपके सर्वर के पास google.com नहीं जाएगा। सर्वर को पता ही नहीं है google.com क्या है मेनली। ठीक, मेनली जो होता है वर्क करता है आपका सारा आईपी पे। किस पे? आईपी पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। तो ये डोमेन नेम सिस्टम हो गया डीएनएस। अब देखो यहाँ आते हैं। अब देखो ये है मेरा ब्राउजर, मैंने इसमें सर्च किया google.com, तो पता है क्या होगा, ये google.com जाएगा रिजॉल्वर के पास। रिजॉल्वर क्या करेगा, इसे चेंज कर देगा आईपी में। इसके बाद जाएगा ये रूट सर्वर पे। रूट सर्वर पे जैसे ही जाएगा, एक चीज बता दूं, पूरे वर्ल्ड में 3 रूट सर्वर हैं। ओके, 13 रूट सर्वर है। रूट सर्वर में जाने के बाद ये ना जब आपकी रिजॉल्व होती है ना आईपी, ये उल्टे में होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चेक करेगा कॉम गूगल, गूगल कॉम। अभी देखो कॉम है ना, तो ये चेक करेगा अपने उसमें कॉम का कौन सा है, जेनरिक सर्वर कॉम का कौन सा है, ये वाला है कॉम। ओके, तो फिर ये आपकी रिक्वेस्ट जाएगी कॉम के पास। कॉम पे आई, इसके बाद आती है आपकी ऑथोरिटेटिव सर्वर पे। ठीक, अब यहाँ क्या होता है ना, इस सर्वर पे ना एक ना टेबल होती है, जिसमें एक तरफ आपका डोमेन नेम, एक तरफ आईपी होती है। ठीक, डीएनएस और आईपी, जो आपने डीएनएस सर्च किया था उसकी आईपी दे करके आपके पास लोड हो जाएगी। रिजॉल्व सर्वर पे आया ये, और उसके बाद जो आपने लिखा था वही आपको यहाँ शो हो जाएगा आपकी साइट। अब देखो इसमें अब इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, मतलब क्यों हम यूज करें इसका, हम आईपी का यूज क्यों नहीं कर रहे डायरेक्ट, कि जैसे कि गूगल की आईपी हो गई, फेसबुक की आईपी हो गई, उससे हम सर्च क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो इन आईपीओ को याद रखना होता है बहुत मुश्किल। और देखो, और ये आईपी ना स्टैटिक नहीं रहती है, समय समय में चेंज होती रहती है काफी कुछ टाइम बाद है। मान लो आज राम नाम का एक बंदा है, राम नाम के बंदे ने एक साइट बनाई।
मान लो इसने बनाई कोई भी ई कॉमर्स साइट, ओके, इसकी साइट चल गई, रैंक कर गई। अब इसने बनाई थी किसी एक पर्टिकुलर होस्टिंग पे, कोई भी हो सकती है होस्टिंग। अब ये इसे ना ये होस्टिंग पसंद नहीं आ रही, ये होस्टिंग स्लो हो गई है, तो अब ये क्या करेगा ना, यहाँ से किसी दूसरी होस्टिंग पे चले जाएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, इसकी आईपी चेंज हो गई। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब वो दूसरी होस्टिंग पे गया तो आपको आईपी याद रखना पड़ेगा उसका, है। अब इससे दिक्कत एक राम को क्या आएगी कि अगर यहाँ आईपी बेस्ड होता ना सारा, तो जो उस राम था, रैंकिंग की है राम की पहली वाली आईपी ने जो, वो हो जाती दिक्कत, क्योंकि उसकी रैंकिंग फिर घट जाती है अगर दूसरी आईपी हो गई है, नई आईपी आ गई है तो। बट इसी के लिए क्या यूज करते हैं, डीएनएस। अब क्या होगा, आईपी कितनी भी चेंज हो जाए पीछे, डीएनएस एक ही रहेगा, जो कि अगर google.com है तो गूगल ही रहेगा, और जो भी इसका राम ने बनाया है वही रहेगा मेनली, वो चेंज नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, राम की रैंकिंग बनी रहेगी, क्योंकि जितने भी सर्च इंजन है वो राम को राम के डीएनएस से जानते हैं, उसके आईपी से नहीं। ठीक, तो इससे क्या होगा, राम को बेनिफिट होगा, तो इसलिए भी हम डीएनएस का यूज करते हैं। बट मेनली जो डोमेन नेम सिस्टम है वो हम यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, ताकि हमें ना आसानी से याद हो सके। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, विंडोज cmd पिंग google.com करता हूँ पिंग। जी, google.com को मैंने पिंग किया तो देखो ये जो आई है ना आईपी, ये गूगल की आईपी। मैं चाहूँ ना इससे भी गूगल को सर्च कर सकता हूँ। यहाँ आया ना, नया पेज ओपन किया, पेस्ट किया और एंटर करूंगा, गूगल ही खुलेगा। बट बात क्या है यहाँ कि मेरे को अब मैं याद थोड़ा रखूंगा इसे 172.2.147.147। अब ऐसी वो 174, हाँ ऐसी मैं अलग अलग याद रखता रहा फेसबुक किन किन की, तो पागल हो जाऊंगा। इसलिए सबसे आसान तरीका मेरा क्या है कि मैं इनका डीएनएस याद कर लूँ, google.com, facebook.com, बस। तो यही है, ह्यूमन माइंड जो है अल्फाबेट को जल्दी याद करता है, इसलिए हम मेनली इसका यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी मैंने जो आपको रूट सर्वर का ये बताया ना कि रूट सर्वर पे जाता है, ये तब जाता है जब आपके आईएसपी में आप पहली बार कोई साइट को सर्च कर रहे हो। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं पहले, कंट्रोल एन, हाँ, ये एक साइट, देखो गूगल लिखूंगा ना तो जल्दी से खुल जाएगा गूगल मेरे वेब ब्राउजर में। ठीक, मगर अगर मैं कोई नई साइट विजिट कर रहा हूँ जो कि मेरे एरिया में पहले किसी ने विजिट नहीं की है, तो क्या होगा ना, वो रिक्वेस्ट जाएगी रूट सर्वर पे। ठीक, वो रिक्वेस्ट जाएगी जो मैं पहली बार सर्च कर रहा हूँ, और सर्च करके मेरे पास आएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, बीच में मेरा आईएसपी भी आता है। ठीक, अब मैंने रेजर यूज करते हैं, हाँ, तो ठीक, ये मेरा बीच में आईएसपी आ गया है, ये है मेरा आईएसपी। अब मैंने यहाँ से ना कुछ सर्च किया साइट, वो साइट में पहली बार सर्च कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आईएसपी से होते हुए रूट सर्वर से पूरा सर्च करके लाएगा। तो अब जो साइट आएगी ना उसे आईएसपी क्या करेगा, अपने कैशे, कैशे मेमोरी में सेव कर लेगा। अब देखो इसने अपने कैशे मेमोरी में से सेव कर लिया, तो अब अगर अगली बार सर्च करोगे ना तो बड़ी जल्दी खुलेगी वो साइट। तो जो रूट वाला हिसाब है ना वो तब होता है जब आपके आईएसपी के कैशे मेमोरी में ये डेटा सेव नहीं है, कैशे में ये डेटा सेव नहीं है। अब कैशे का यूज क्यों किया जाता है, ताकि ना आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो बढ़े, थोड़ा आपकी सर्चिंग स्पीड है बढ़े। अब ऐसा होगा बार बार वहां जा रहा है और तेरह ही सर्वर है, तो उनके ऊपर लोड बढ़ जाएगा सर्वर के ऊपर। तो ये है कैशे डिवाइड होते हैं, कई सारे कैशे होते हैं जिनकी वजह से आपका जो डेटा है जल्दी जल्दी आ जाता है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ ये डीएनएस थोड़ा आप समझे होंगे।